So next example, consider a function f from n to n, g from n to n and h from n to n। मतलब यहाँ पर हमें तीन फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है f n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फिर g नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और फिर h नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। डिफाइंड है। अब ये डिफाइन कैसे हैं? फंक्शन f कैसे डिफाइन है? fx इज इक्वल टू 2x। फंक्शन g कैसे डिफाइन है? gy इज इक्वल टू 3y प्लस 4। अब फंक्शन h कैसे डिफाइन है? hz इज इक्वल टू साइन z। फॉर ऑल, अब ये किसका मतलब की निशान है? फॉर ऑल x y z इन नेचुरल नंबर, मतलब x y और z तीनों कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर में से। देन शो दैट h ऑफ ब्रैकेट के अंदर g ऑफ f और यहाँ पर इज इक्वल टू h ऑफ g और ऑफ f, मतलब ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक रिजल्ट था जो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन की बेसिक्स वाली वीडियो में मतलब कि समझाया था कि इसको क्या बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि देखो एच जी और एफ है, एच जी और एफ है, अगर मैं ब्रैकेट्स चेंज करूं तो उससे हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। अब देखो सबसे पहले अपने फंक्शन लिख लो। अब f हमारा n टू n है। अब वो डिफाइन कैसे है? fx इज इक्वल टू 2x। अब सिमिलरली g फंक्शन भी डिफाइन है, n टू n वो भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब वो कैसे डिफाइन है? gy इज इक्वल टू 3y प्लस 4। अब सिमिलरली एक h फंक्शन गिवन है, वो n टू n है। अब वो कैसे डिफाइन है? hz इज इक्वल टू साइन z। अब 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? h ऑफ g ऑफ f। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर हम निकाल के चेक करेंगे कितना आएगा। अब देखो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो आएगी, कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर वो x लिखेंगे या y लिखेंगे या z लिखेंगे। अब ये आपको पहले पता होना चाहिए। वैसे अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर f है तो हम उसी की इनपुट लेते हैं हमेशा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन है? f, तो इसकी इनपुट कौन है? नेचुरल नंबर, मतलब इसकी इनपुट कौन है? x। तो हम यहाँ पर x ही फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लो h ऑफ g ऑफ x। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस ब्रैकेट को पहले देखूं तो h के अंदर क्या है? g ऑफ fx। अब क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पर o भी डाल ही लो। देखो हम क्या करेंगे, पहले हम g ऑफ f को अलग से सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके यहाँ पर उसकी वैल्यू फिल करेंगे और फिर अल्टीमेटली हम हमारा कंप्लीट आंसर चेक करेंगे कि वो कितना आ रहा है। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम g ऑफ f को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर लिख लो लेट g ऑफ f। आप इकट्ठा भी कर सकते हो, मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो g के अंदर fx, आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि g ऑफ f का क्या मतलब है? g के अंदर fx। अब देखो आपको पता है कि सबसे पहले हम g को सॉल्व करेंगे और g का आंसर कितना है? gy इज इक्वल टू 3y प्लस 4। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ तो 3 इंटू 1 प्लस 4 और अगर मैं fx फिल करूँ तो कितना आएगा? 3fx प्लस 4। मतलब मैं जो भी यहाँ पर फिल करूँगा मैं y की जगह पर मतलब 1 लिखूँगा पहले और फिर मैं fx। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। सो 3 इंटू fx प्लस 4। और आपको पता है कि आपकी fx की वैल्यू देखो कितनी है? fx की वैल्यू आपको गिवन है 2x। तो fx की वैल्यू भी यहाँ पर फिल कर दो 3 इंटू 2x प्लस 4 और इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6x प्लस 4। तो g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया? 6x प्लस 4। बट हमें किसका चाहिए? h ऑफ g ऑफ fx का। और आपको पता है कि इसका क्या मतलब हो गया? h के अंदर g ऑफ fx और इसकी वैल्यू कितनी है? गॉफ की 6x प्लस 4, यानी कि h के अंदर 6x
प्लस 4, क्योंकि जी ऑफ एफ की अपनी वैल्यू कितनी आई है 6x प्लस 4। अब देखो h हमारा किस तरह से डिफाइन है, h हमारा इस तरह से डिफाइन है, एच जेड इज इक्वल टू साइन जेड। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो साइन 1, अगर मैं 6x फिल करूँगा तो साइन 6x, और अगर मैं 6x प्लस 4 फिल करूँगा तो साइन के अंदर 6x प्लस 4। तो देखो यहाँ पर एच जेड का आंसर कितना है साइन जेड। 1 फिल किया साइन 1, 6x फिल किया साइन 6x, 6x प्लस 4 किया तो साइन 6x प्लस 4। तो हमारे पास हमारा अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा साइन 6x प्लस 4। तो देख लो, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का आंसर कितना आ गया साइन 6x प्लस 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की। अब सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हमारी राइट हैंड साइड कितनी है वो भी लिख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारी है एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू फिल करेंगे, x, y और z। आपको पता है, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होगा उसी की इनपुट। अब कौन है यहाँ पर f, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे fx। तो इसको आप लिख लो h ऑफ g ऑफ fx। तो इस तरह से हम मतलब लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि h ऑफ g के अंदर fx। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कौन आ गया fx। अब आपको पता है कि fx की वैल्यू कितनी है, h ऑफ g fx की वैल्यू थी 2x। आपको पता है कि fx की हमारी वैल्यू कितनी है 2x। अब h ऑफ g 2x, तो इसका क्या मतलब हो गया कि h के अंदर g 2x। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया h के अंदर g 2x। ठीक है, आप चाहो तो इसको g से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको h से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको पता है कि h z की वैल्यू कितनी है साइन z। 1 फिल किया साइन 1, h 6x साइन 6x। तो अगर मैं h g 2x फिल करूं तो कितना आंसर आएगा साइन g 2x। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा साइन g 2x। ठीक है, अब g 2x, अब देखो gx की अपनी वैल्यू कितनी है, देखो gy की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 4। मैंने 1 फिल किया 3 इंटू 1 प्लस 4। अब मैं 2x फिल करूँगा तो कितना आएगा 3 इंटू 2x प्लस 4। मतलब जहाँ पर भी y है मैं वहाँ पर क्या लिखूँगा 2x। तो साइन यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 3 इंटू 2x प्लस 4, क्योंकि जी वाई की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 4, जी 2x की कितनी होगी 3 इंटू 2x प्लस 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x प्लस 4। अब आपके सामने ही आप देख लो जी एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का आंसर भी कितना आ गया साइन 6x प्लस 4। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई इक्वल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में होल्ड करती है। तो विच एम्प्लाइज एच ऑफ जी ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूँ एच ऑफ जी ऑफ एफ। मतलब ब्रैकेट्स को चेंज करने से आंसर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ईजिली कर लिया क्योंकि हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। सो नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to abc एंड g फ्रॉम abc टू एप्पल बॉल एंड कैट। मतलब यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। अब फंक्शन f की डोमेन कितनी है 1 to 3, को डोमेन कितनी है abc। सिमिलरली फंक्शन g की डोमेन कितनी है abc और उसकी को डोमेन कितनी है एप्पल बॉल और कैट। डिफाइंड एज, अब फंक्शन डिफाइन कैसे हैं f1 इज इक्वल टू ए, f2 इज इक्वल टू बी, f3 इज इक्वल टू सी। मतलब 1 a के साथ अटैच है, 2 b के साथ और 3 c के साथ। सिमिलरली a अंडर g, मतलब g के अंदर जो a है वो एप्पल के साथ अटैच है, b बॉल के साथ अटैच है और c कैट के साथ अटैच है। देन शो दैट f g एंड g ऑफ f आर इन्वर्टेबल एंड फाइंड आउट द f इनवर्स, g इनवर्स एंड g ऑफ f इनवर्स एंड शो दैट g ऑफ f का इन्वर्स कितना होगा f इनवर्स o g इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसमें इतनी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि इस
को अगर मैं करवाना चाहूँ मतलब तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को मतलब अभी से स्टार्ट करूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। और एक और बात, अगर मैं इसको आपको इस डेफिनेशन से करवाऊंगा ना इन्वर्टेबल फंक्शन की कि जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी, तो ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको इस मेथड से करवाऊंगा कि अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टेबल है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर दो फंक्शन है, वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि एफ क्या है, इन्वर्टेबल, जी क्या है, इन्वर्टेबल, और उनका गॉफ भी क्या है, इन्वर्टेबल। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है अलग अलग से, और उसके बाद हमें एफ इन्वर्स भी ढूंढना है, जी इन्वर्स भी ढूंढना है, और जी ऑफ एफ का इन्वर्स भी ढूंढना है। अब उसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और पूछा गया है कि जी ऑफ एफ का इन्वर्स अगर मैं करूं और एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स अगर मैं कंपोजिशन करूं तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो काफ़ी कुछ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसमें काफ़ी कुछ पूछ लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ी आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे कि इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको कोई भी कंफ्यूजन भी ना हो। अब देखो 1 बाय 1 से मेरा क्या मतलब है, पहले हम सिर्फ अपना ध्यान f पर रखेंगे। अब देखो f हमारा फंक्शन कैसे है, 1 2 3 से लेके a b c तक। ठीक है, अब इसको ना मैं डायग्राम भी साथ में बना देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट आपको समझ भी आएगा। अब देखो ये हमारा सेट है 1 2 3, अब ये हमारा सेट है ए बी सी। इससे मुझे आपको एक बात समझानी है इसलिए मैं आपको डायग्राम बनवा रहा हूँ। अब देखो ए अटैच है 1 के साथ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 बी के साथ और 3 सी के साथ। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया। अब देखो उन्होंने बोला कि शो दैट एफ इज़ इन्वर्टेबल। अब सिर्फ हम एफ पर फोकस रखेंगे। अगर आपने मतलब बेसिक्स वाली वीडियो जिसमें मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन आपको करवाई थी अच्छे से देखी है तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन होता है, 1 1 ऑन 2। 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, वो हर एक मतलब उसके हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 की डिफरेंट इमेज है, 2 की डिफरेंट है, 3 की डिफरेंट है, मतलब ये फंक्शन क्लियरली 1 1 है। अब सिमिलरली ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन भी किया, एग्जांपल भी की थी कि y में मतलब राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। आपके सामने है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं मगर दोनों तरफ सेम एलिमेंट हों और सभी डिफरेंट एलिमेंट से अटैच हों तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, बिना सोचे समझे 1 1 ऑन 2। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो, ऐसा करो आप इसको नेम दे दो, इसका नेम आप x रख लो, इसका नाम आप y रख लो। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से रखे हैं बिकॉज ये आपके लिए लिख रहा हूँ, every element of x have different image and also every element of y is attached with some element in x, therefore f is 1 1 on 2 मतलब बाइजेक्टिव। और अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है therefore f is an इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब f हमारा क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब उन्होंने बोला कि f इन्वर्स भी फाइंड करो। अब f के साथ ही हम f इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि f अगर 1 1 ऑन 2 है वो इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, आपको पता है कि 1 1 ऑन 2 का मतलब मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था। तो देयरफॉर f इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक उल्टी मैपिंग
ABC से 1 2 3, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो रोटेट कैसे करेंगे, y और ये x। तो इसको मैं आपको डायग्राम से बना के दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा सा इजी लगेगा। यहाँ पर है A B C, यहाँ पर है 1 2 3। तो ये भी कैसे अटैच होगा, आपको पता है कि 1 और A आपस में अटैच हैं, तो 1 और A यहाँ पर भी अटैच हैं, B और 2, C और 3। तो इस तरह से हमारी जो F इन्वर्स वाली मैपिंग है वो सॉल्व हो रही है। F इन्वर्स A का आंसर कितना है 1, F इन्वर्स B का आंसर कितना है 2, F इन्वर्स C का आंसर कितना है 3। तो मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, F इन्वर्टेबल प्रूव कर दिया और F इन्वर्स को मैंने सॉल्व भी कर दिया, और उसकी मैंने मैपिंग किस तरह से सॉल्व हो रही है वो भी लिख दी। ये सारा कुछ आपको बाद में क्वेश्चन में काम भी आएगा जब हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके करेंगे। अब हमने F को प्रूव कर दिया, अब नेक्स्ट पेज पे हम G को प्रूव करेंगे। अब देखो ये हमारी G मैपिंग है, अब इसको भी पहले हम नेम देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि F मैपिंग मैंने क्या किया था, ये X था, ये Y था, तो यहाँ पर ABC है, तो इसको आप नेम दे दो Y और इसको आप नेम दे दो Z। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखो, आपको पता है ये कितना है A B C। सिमिलरली यहाँ पर है एप्पल, बॉल और कैट। तो मैंने दोनों की डायग्राम बना ली। अब देखो जो आपकी बुक में लिखा गया है, उन्होंने बोला है कि GA का आंसर कितना है, मतलब A किसके साथ अटैच है, एप्पल के साथ। सिमिलरली B बॉल के साथ, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, और C जो है वो कैट के साथ अटैच है। अब देखो, अब लास्ट पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ये जो मैपिंग है, देखो अब हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ G पर होना चाहिए। इसको हमें इन्वर्टेबल भी प्रूव करवाना है और इसका हमें G इन्वर्स भी ढूंढना है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर Y का हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है हमारा 1 1। अगर आप Z को देखो तो ऑन टू का कहता है कि Z में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी Y के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सभी Z के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अटैच हैं, तो ये क्या है हमारा ऑन टू। तो ये जो मैपिंग है हमारी ये 1 1 ऑन टू है। तो एक बार लिख देते हैं, बिकॉज जो हमने लास्ट पार्ट में भी लिखा था, एवरी एलिमेंट ऑफ Y हैज़ different image in Z and every element of Z is attached with some एलिमेंट इन Y। मतलब G इज़ 1 1 ऑन टू, मतलब ये क्या है बाईजेक्टिव। और आपको पता है कि अगर हमारी मैपिंग बाईजेक्टिव है तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है इन्वर्टेबल। तो विच एम्प्लाइज G इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन, जो हमें प्रूव करने को बोला गया था। अब उन्होंने ये भी हमें बोला था कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसका G इन्वर्स भी लिख के दिखाओ। और फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है और ये इन्वर्टेबल है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं G इन्वर्स लिखने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं G इन्वर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पर ये कोड मेन है, तो इसको मैं आगे लिखूँगा एप्पल, बॉल और कैट 2। ये यहाँ पर डोमेन थी, तो यहाँ पर क्या है कोड मेन A B C, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसकी मैपिंग लिखना चाहूँ तो अब देखो ये हमारा क्या है अब Z और ये हमारा क्या है Y। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर है एप्पल, बॉल, कैट।
और यहाँ पर है सिंपल ABC। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो अगर मैं इसको रोटेट भी करूँगा तो A हमेशा एप्पल के साथ ही अटैच रहेगा, B हमेशा बॉल के साथ ही अटैच रहेगा और C हमेशा कैट के साथ ही अटैच रहेगा। तो देयरफॉर हमने एक G इनवर्स मैपिंग भी मतलब कि आपके सामने लिख दी। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह से डिफाइन है, G इनवर्स एप्पल का आंसर कितना है A, G इनवर्स बॉल का आंसर कितना है B और G इनवर्स कैट का आंसर कितना है C। तो इस तरह से हमने देखो G को इन्वर्टेबल भी प्रूव कर दिया और सेम वे से हमने इन्वर्स मैपिंग भी लिख दी। अब ये सभी कुछ मैं क्यों लिख रहा हूँ इतनी डिटेल में, क्योंकि एंड में मुझे कंबाइन करके आंसर देना है। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा तो आपको एंड में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो हमने F को भी प्रूव कर दिया कि वो इन्वर्टेबल है, सिमिलरली हमने G को भी प्रूव कर दिया कि वो इन्वर्टेबल है, और अब हमें इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि G ऑफ F को भी इन्वर्टेबल प्रूव करो, तो उसको करना है। अब देखो क्या करेंगे, आपको पता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। पहले हम F फंक्शन लिखेंगे। आपको पता है F फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 2 ABC, ठीक है। और G फंक्शन कैसे डिफाइन है हमारा, ABC टू एप्पल बॉल और कैट। तो अगर मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं, इसको हमने X सपोज किया था और ABC को हमने Y, और जो G फंक्शन है वो कैसे डिफाइन था, Y टू Z, आपके सामने ही है। और कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि y कॉमन, तो इसका G ऑफ F कितना आएगा, ठीक है। तो G ऑफ F होगा A टू C, मतलब X टू Z, ठीक। अब देखो, अब हमने एक मैपिंग तो बना ली, F हमें गिवन था, G हमें गिवन था, उससे हमने G ऑफ F लिख लिया। अब इसको एक बार डिफाइन करके भी दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन जो है हमारा डिफाइन कैसे होगा। अब देखो, अब आपको पता है कि G ऑफ F, तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि यहाँ पर मैं कौन सा एलिमेंट लिखूंगा, और मैंने आपको हमेशा समझाया कि जो राइट साइड पे सेट होता है हमारा फंक्शन होता है, सॉरी हमारा राइट साइड पे कौन सा फंक्शन है, F, और वैसे भी F की इनपुट हमारी कौन सी आएगी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि G ऑफ F की इनपुट कौन सी है, X। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, F, और F की इनपुट कौन सी है हमारी, मतलब आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है F की इनपुट है हमारी ये वाला X सेट, मतलब 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, तो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो G के अंदर F1, अब F1 का आपके सामने आंसर है कितना है, E, G ऑफ A। F1 का आंसर कितना है, E। अब GA का आंसर भी आपके सामने ही होगा, GA का आंसर है एप्पल। तो देख लो G ऑफ F ऑफ 1 का आंसर कितना आ गया आपके सामने, एप्पल। अब इसी तरह से हम 2 और 3 को भी डिफाइन करेंगे। अब देखो अगला एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, 2। आपको पता है F में 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, तो 1 को हमने डिफाइन कर लिया, अब 2 की बारी है। अब देखो इसको कंपोजिशन को आपको सॉल्व करना आता है, G के अंदर F2, और F2 का आंसर आपको पता है कितना है, B, तो आप लिख लो GB, और GB का आंसर आपके सामने है कितना है, बॉल। तो G ऑफ F ऑफ 2 का आंसर कितना आ गया, बॉल। अब सिमिलरली G ऑफ F ऑफ 3, G के अंदर F3, अब F3 का आंसर कितना है, C। अब GC का आंसर कितना है, कैट। अब देख लो आपके सामने है, मैंने G ऑफ F के तीनों एलिमेंट्स को डिफाइन कर लिया। अब एक बार इसको डायग्राम से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो G ऑफ F हमारा इस तरह से डिफाइन था, X टू Z, ठीक है। तो किस तरह से डिफाइन है, X सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिख देता हूँ मैं। X सेट में थे हमारे पास 1 2 3, और Z में आपको पता है कौन कौन से हैं, एप्पल, बॉल और कैट। और आपके सामने है 1 का आंसर आया था एप्पल, 2 का आंसर आया था बॉल, और 3 का आंसर आया था कैट। अब सिमिलरली अब आप भी देख सकते हो कि ये जो मैपिंग है ये भी क्या है, 1 1 ऑन 2, क्योंकि आप लिख दो बिकॉज एवरी
एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज, अगर सबकी डिफरेंट इमेज होगी तो उस मैपिंग को मैं बोल सकता हूँ कि वो 1 1 है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Z is attached with some element in X, मतलब Z में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सो देयरफॉर G of F is 1 1 on 2, मतलब बाइजेक्टिव। ठीक है, और अगर ये G of F बाइजेक्टिव है, देयरफॉर G of F is an इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब देखो हमने G of F को इन्वर्टेबल प्रूव कर दिया। अब वो इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला था कि फाइंड G of F इनवर्स, मतलब इसकी इनवर्स मैपिंग क्या होगी, तो वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो G of F अगर इन्वर्टेबल है तो उसकी इनवर्स मैपिंग कैसी होगी, उल्टी। ये x to z है तो ये क्या होगा, z to x, तो वो भी लिख देते हैं। अब देखो z में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एप्पल, बॉल और कैट। ठीक है, अब x में कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। देखो एप्पल हमेशा 1 के साथ अटैच रहेगा इस मैपिंग में, बॉल 2 के साथ, कैट 3 के साथ। अब देख लो आपके सामने है, हमने G of F इनवर्स भी निकाल लिया। अब G of F इनवर्स को मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि अगर इसमें एप्पल फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। अगर इसमें बॉल फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2। और अगर इसमें कैट फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। अब देखो आपके सामने ही है, मैंने G of F को भी इन्वर्टेबल प्रूव कर दिया और उसका मैंने इन्वर्स मैपिंग भी लिख के आपको दिखा दिया। अब जस्ट इसका लास्ट पार्ट हमें करना है जिसमें वो बोल रहे हैं हमें कि G of F इन्वर्स को, मतलब कि प्रूव करवाना है कि वो F इनवर्स O G इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने हाफ आंसर तो आपके सामने ही है, G of F इनवर्स के सभी आंसर आपके सामने हैं। हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या F इनवर्स O G इनवर्स का आंसर भी सेम आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, F इनवर्स O G इनवर्स। अब पहली प्रॉब्लम जो आपको आएगी कि ये आएगी आपको कि यहाँ पर मुझे कौन सा एलिमेंट लेना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हमेशा यही समझाया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कि जो फंक्शन राइट साइड में होता है उसी का हम एलिमेंट या उसी की हम इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में कौन है, G इनवर्स। ठीक, अब देखो आपके सामने है, ये आपकी G मैपिंग है, मैंने आपके लिए लिखी हुई है ABC टू एप्पल बॉल कैट। ठीक है, ये आपके सामने मैपिंग है। तो इसका G इनवर्स कैसे होगा, इसका G इनवर्स कैसे होगा, एप्पल बॉल कैट टू ABC। देखो ना, अगर G की ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो G इनवर्स की क्या होगी, एप्पल बॉल और कैट इनपुट उनकी डोमेन, और ये क्या होगी हमारी कोडोमेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर G इनवर्स का पहला एलिमेंट कौन है, एप्पल, तो मैं एप्पल लूँगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। F इनवर्स के अंदर G इनवर्स एप्पल। अब जो भी आपने मैपिंग्स लिखी हैं वो यहाँ पर आपको काम आएंगी। अब देखो G इनवर्स एप्पल का आंसर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कितना, A, F इनवर्स A। ठीक है, मैं आपको समझा दिया। G इनवर्स ये बार बार लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। G इनवर्स एप्पल का आंसर मैंने लिखा हुआ है A। अब F इनवर्स से, अब F इनवर्स से आपके सामने लिखा हुआ है, वो भी मैंने, कितना आंसर है उसका, 1। तो F इनवर्स O G इनवर्स एप्पल का आंसर कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर भी G of F इनवर्स एप्पल का आंसर कितना है, 1। तो मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट पेज पे F इनवर्स O G इनवर्स मतलब बॉल का आंसर निकालेंगे, फिर कैट का आंसर निकालेंगे और वो भी क्या आएंगे, सेम।
अब देख लो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा एप्पल के बाद, बॉल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना हमें आता है एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स बॉल। ठीक है, अब जी इनवर्स बॉल का आंसर आपके सामने है, वो कितना है, बी, ये रहा। ठीक है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एफ इनवर्स बी का आंसर कितना है, 2। तो देख लो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बॉल का आंसर कितना आ गया, 2। ठीक, अब सिमिलरली देखो लास्ट पार्ट है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बाद कैट, मतलब एफ इनवर्स जी इनवर्स के अंदर कैट। ठीक, अब जी इनवर्स कैट का आंसर कितना है, सी, एफ इनवर्स सी, और एफ इनवर्स सी का आंसर कितना है, 3। ठीक, अब तीनों सिचुएशन में देख लो, तीनों सिचुएशन में देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, जी ऑफ एफ ऑफ होल का इन्वर्स अगर मैं एप्पल फिल करूँ और अगर मैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स में एप्पल फिल करूँ तो दोनों का आंसर कितना आया, 1। ठीक, एंड जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल अगर फिल करूँ मैं और यहाँ पर भी मैं बॉल फिल करूँ, आपके सामने ही है, तो इसका दोनों का आंसर भी कितना आया, 2। लास्ट जी ऑफ एफ इनवर्स कैट एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट का आंसर कितना आया, 3। तो तीनों सिचुएशन में ये इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ, ये आपके पास एक रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है कि जी ऑफ एफ का इन्वर्स आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में यूज़ रिजल्ट हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स पूछे गए थे। एफ को भी इन्वर्टेबल प्रूव करो, फिर एफ इनवर्स निकालो, 2 क्वेश्चन, जी को इन्वर्टेबल प्रूव करो, जी का इन्वर्स निकालो, 4 क्वेश्चन हो गए, फिर जी ऑफ एफ का इन्वर्टेबल प्रूव करो और जी ऑफ एफ को इन्वर्स लिखो, 6 क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन ये था कि जी ऑफ एफ का इन्वर्स कितना है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था बट बहुत इजी भी था क्योंकि हमने सारे पार्ट्स में सेम प्रोसीजर वही फॉलो किया, बस उसको रिपीट करता गया मैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन भी कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब ये हमें कोई सेट गिवन है 1 2 3, डिटरमिन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम s टू s। अब यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है s टू s, मतलब उसकी डोमेन भी s है, मतलब 1 2 3, और कोड डोमेन भी कितनी है 1 2 3, मतलब सेम ही है। डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे 3 फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड एफ इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, मैं देखते ही बता सकता हूँ। मतलब अगर आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस है 1 1 ऑन 2 की, या आपने अच्छे से फंक्शन मतलब सभी क्वेश्चंस किए हैं इस एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज की, तो आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल है और कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। अब देखो सबसे पहले ना हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो चलो पहले ना ऐसा करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं। अब आपको पता है हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, s टू s, मतलब हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, a। अब इसमें लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3, मतलब हमारे फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2 3 3। अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा स्टार्टिंग में, मतलब अगर आप रिलेशन फंक्शन में मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैंने इसको रीड करना सिखाया। अब इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में से है, जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकेंड सेट में से है, मतलब दूर कोड डोमेन में से है, वो पहले वाला डोमेन में से है। अब देखो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब f फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 1 1 2 2 3 3। तो अगर मैं इसको डायग्राम पे बना के दिखाऊं तो देखो ये मान लो s सेट है, तो अगर मुझे इसको डायग्राम पे बनाना हो 1 2 3, ये भी s सेट है 1 2 3। ठीक है, अब आपके सामने है 1 1 के साथ पेयर बना रहा है, अब देखो 2 2 के साथ, अब देख लो 3 3 के साथ।
ठीक है। तो जो उन्होंने यहाँ पर मतलब इस तरह से लिखा होता हमारा फंक्शन 1 1 2 2 3 3, उसको मैंने आपको डायग्राम से बना के दिखा दिया। मतलब मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको विजुलाइज करवा पाऊँ, क्योंकि इस मैपिंग को आप देखते ही बता दोगे कि ये क्या है 1 1 ऑन टू मैपिंग। और अगर ये 1 1 ऑन टू है तो ये इस फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है इन्वर्टेबल, और इसका मैं इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। हमने लास्ट क्वेश्चन में यही कुछ किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दो बिकॉज every element of S have different image in S and अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, and every element in S is attached with some element in S। क्योंकि दोनों तरफ S सेट है तो इसलिए मैंने, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। देखो 1 1 का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सेट है उसके सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो, तो यहाँ पर थी। अब ऑन टू क्या मतलब होता है कि राइट साइड पे जो भी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। तो क्लियरली देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव है देयरफॉर एफ इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। तो अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है कि इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 1 ऑन टू मैपिंग है तो इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैं रिवर्स मैपिंग भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब दोनों तरफ 1 2 3 था तो इससे इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊँ, ये कितना है 1 2 3, ये कितना है 1 2 3। अब आपको पता है कि 1 किसके साथ अटैच था, मतलब 1 के साथ, 2 2 के साथ, तो 3 3 के साथ। तो इन्वर्स मैपिंग भी मैंने आपको लिख के दिखा दी। अगर चाहो तो इसको मैं आंसर भी लिख देता हूँ। एफ इन्वर्स 1 का आंसर कितना है 1, एफ इन्वर्स 2 का आंसर कितना है 2, एफ इन्वर्स 3 का आंसर कितना है 3। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 2 2 3 3। तो देख लो आपके सामने ही है ये क्वेश्चन, बड़ी आसानी से हमने इसको इन्वर्टेबल प्रूव भी कर दिया और ये भी बता दिया कि इसका एफ इन्वर्स कितना होगा। और यहाँ पर आप एक एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपका फंक्शन f कैसा था 1 1 2 2 3 3, एफ इन्वर्स भी कैसा है 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकती हो देयरफॉर आल्सो f इज इक्वल टू एफ इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्या इसका एफ इन्वर्स अपने फंक्शन के इक्वल ही है। तो यस, हम बता सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि f जो है वो अपने इन्वर्स के ही इक्वल है। अब देखो इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब देखो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 1 2 2 1 3 1। अब इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि f जो हमारा मैपिंग है वो किस तरह से डिफाइन है 1 2 3 2 1 2 3। अब इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर भी कितना है 1 2 3। ठीक, अब देखो 1 किसके साथ अटैच है, आपको पढ़ना आता है 1 2 के साथ। ठीक है, 2 1 के साथ, मतलब ये वाला 2 1 के साथ और 3 1 के साथ। तो क्लियरली देख लो ये वाला जो एलिमेंट है आपका ये खाली है। और वैसे भी ये मैपिंग देखते ही बता सकता हूँ कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। इट इज़ नॉट 1 1। रीज़न लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। इट इज़ नॉट 1 1 एज 1 and 3 both have
सेम इमेज, क्योंकि आपको पता है कि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो इट इज़ नॉट 1 1 एंड क्लियरली इट इज़ नॉट ऑन टू एज 3 is not attached with any element, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो खाली है तो इट इज़ क्लियरली नॉट ऑन 1 1 ऑन 2, तो F इज़ नॉट 1 1 ऑन 2, मतलब वो बाइजेक्टिव तो नहीं है। और आपको पता है कि आपकी मतलब कि डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये भी बोल सकते हो एफ इज़ नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब f जो है हमारा वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, अब उसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है, अब इसकी भी हम डायग्राम बना के देखेंगे। तो आपको पता है कि आपकी f फंक्शन की जो मैपिंग है वो किस तरह से डिफाइन है, 1 2 3 to 1 2 3। अब इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप एक सेट लिख लो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी लिख लो 1 2 3। अब देखो 1 जो है किसके साथ अटैच है, 3 के साथ, 3 जो है वो 2 के साथ, अब 2 जो है वो 1 के साथ। ठीक है, अब देखो देखने में थोड़ी सी ये अटपटी लग रही है कि क्योंकि हमने जितनी मैपिंग अभी तक की थी सीधी सीधी थी, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अब यहाँ पर 1 जो है वो 3 के साथ अटैच है, 2 1 के साथ, 3 2 के साथ, तो क्लियरली इट इज 1 1। आप लिख लो एज एवरी एलिमेंट इन S हैव डिफरेंट इमेज। सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, देखने में चाहे आपको अजीब लग रहा है बट सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। आप देख लो 1 की 3 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है। एंड आल्सो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, एवरी एलिमेंट इन S इज अटैच्ड विद सम एलिमेंट इन S। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि F इज 1 1 ऑन 2, मतलब बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव है देयरफॉर F इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब f जो है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी मैपिंग भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जस्ट इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 1 2 3 आएगा। तो अगर मुझे इसकी डायग्राम बनानी हो 1 2 3 1 2 3, तो थोड़ी सी इसकी डायग्राम देख के बनानी पड़ेगी आपको। अब देखो ये वाला जो सेट है ना, ये मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है और ये वाला राइट साइड पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 के साथ अटैच है तो आप इसको लिख दो 1 2 के साथ अटैच है, 2 3 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, तो 3 1 के साथ। तो इस तरह से हमारी जो मैपिंग है वो डिफाइन है। इसको लिख भी देता हूँ कि F इनवर्स 1 का आंसर कितना है 2, F इनवर्स 2 का आंसर कितना है 3, और F इनवर्स 3 का आंसर कितना है 1। और अगर मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसको लिखना हो, जैसे ये लिखा 1 3 3 2 2 1, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 1 2 2 3 3 1। तो देख लो आपके सामने ही है।
हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शंस के डाउट क्लियर थे और हमने सभी एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से किया था, तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। आई नो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग भी लग सकता है आपको, थोड़ा सा लेंथी भी लग सकता है, बट देखो मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस टॉपिक को आपको मतलब कि इंटरेस्टिंग भी बना पाऊँ और आपको विजुलाइज भी करवा पाऊँ। विजुलाइज से मेरा मतलब कि आप मतलब क्वेश्चन को अपनी आंखों से देख सको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 के साथ अटैच है, तो अगर आप ये वाला मतलब कि फंडा लेके चलोगे कि आप क्वेश्चन को विजुलाइज करो, उसको समझो, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में बिलीव मी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।